को नमस्कार। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2019 की परीक्षा में टॉपर रहे सागर जिले के गगन दीक्षित और इसके साथ साथ आयुष्मान ताम्रकार। इन दोनों ही ने कक्षा 10वीं की में पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था और 500 में से इन्होंने 499 अंक हासिल किए थे। तो लगभग 70% अंक इन्होंने हासिल किए। तो इन विद्यार्थियों में से गगन दीक्षित की कॉपी हमें प्राप्त हुई है, जिसका रोल नंबर था 19243748 और ये विज्ञान विषय की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ इस कॉपी में हमने आपके लिए प्रश्न भी इसमें ऐड किए हैं। तो हर विद्यार्थी चाहता है कि वो चाहे कक्षा 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की या अन्य कोई परीक्षा, उसमें वो टॉप करे और कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छा लिखे। तो आज की इस पूरे वीडियो में मैं आपको न केवल उस कॉपी को दिखा रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो में एक साथ कई चीज़ें शामिल हैं जिनसे आपको बेहद मदद मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पहला तो ये मदद मिल सकती है कि ये 2019 के विज्ञान विषय की कॉपी है, तो इस साल 2021 की परीक्षा है, तो 2 वर्ष पुराना प्रश्न पत्र वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें एक तो प्रश्न पत्र आपको पूरा मिलेगा विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का। दूसरे, एक अच्छी कॉपी कैसे लिखी जाए और किस तरह से अच्छे अंक हासिल किए जाएं, ये भी आपको इस कॉपी से देखने को मिलेगा। तो ये कॉपी का ओरिजिनल पेज है जहाँ रोल नंबर इस तरह से डला रहता है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं खर्च करते, आगे देखते हैं। ये हमने लिखा था इसमें कि कक्षा 10वीं में जो पहला स्थान सागर जिले के गगन दीक्षित व आयुष्मान ताम्रकार ने हासिल किया था और इन दोनों ने ही 500 में से 499 अंक हासिल किए थे। जो ये कॉपी आप देख रहे हैं ये है इसमें गगन दीक्षित की। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने इस कॉपी में किस तरह से लिखा था। तो ये विज्ञान विषय की कॉपी है। ये जो स्टिकर लगा दिया जाता है जब कॉपी चेक होने के लिए जाती है, और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऑफिशियल नोट है 15 मई 2019 का, जिसमें ऋण सूची जो जारी हुई इसमें ये इस रोल नंबर के साथ आप देख पा रहे हैं 1924343741। तो यही रोल नंबर की ये कॉपी है और 499 अंक हासिल आए। इसी के प्रकार से श्री आयुष्मान ताम्रकार, श्री पिताजी का नाम श्री विमल ताम्रकार, इस बालक ने भी 499 अंक हासिल किए किंतु हमको ये कॉपी प्राप्त हुई है। तो मैं आपको विज्ञान विषय की इस कॉपी को दिखा रहा हूँ। और भी विद्यार्थी जिन्होंने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा स्थान हासिल किया है और सागर जिले का बिल्कुल दबदबा था वर्ष 2019 की परीक्षा में। आगे विद्यार्थियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। इस कॉपी में किस तरह से प्रश्न आए और किस तरह से इसके उत्तर लिखे गए, तो ये देखते हैं। तो आप ये कॉपी का मुख्य पृष्ठ देख रहे हैं और इस तरह से ये जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें एक साइड में इस तरह से प्रश्न जो क्रमांक हैं वो लिखे जाते हैं और अंक दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यहाँ से ये पूरे के पूरे अंक हैं वो छिपा दिए हैं। तो पूरी कॉपी में उन्होंने अंक छिपा के उन्होंने अपनी साइट पर अपलोड की थी। लिहाजा हमको भी ऐसी कॉपी प्राप्त हुई है, किंतु चूंकि इन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान विषय में भी इनको 100% अंक प्राप्त हुए। तो 100% अंक मीन्स यदि 80 अंक का पेपर है तो इन्हें पूरे 80 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रैक्टिकल जोड़कर 100 में 100 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये अंक कैसे प्राप्त हुए तो इसको देखते हैं कि विद्यार्थी द्वारा कैसे इनके उत्तर लिखे गए। विज्ञान विषय के लिए जो पेपर था उस पेपर को हमने यहाँ प्रश्नों को लिखा है और इसके पश्चात इनके उत्तरों को भी हमने कॉपी से लगाया है। तो काफ़ी प्रयास करके हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आप देखें इस वीडियो में ये प्रश्न था सही विकल्प चुनिए। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ये 5 प्रश्न है, 5 अंक के, ये 5 उत्तर हैं। पहला था कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका तात्पर्य है ये क्षार होना चाहिए। तो ये पीएच मान 10 है। ये पहला 1 5 और 4 उत्तर न लिखे विद्यार्थी द्वारा लिखा गया 10 और इसे सही माना। अगला प्रश्न था मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो वृक्क को किडनी भी कहते हैं, यह किस तंत्र का भाग है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन। तो आप जानते हैं ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तो ये उत्सर्जन इसका उत्तर लिखा गया है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कार्निया, पुतली,
परितालिका और दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल या रेटिना पर ये इसका चित्र बनता है। इसमें विद्यार्थी ने बिल्कुल सही उत्तर लिखा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है जूल, वोल्ट, वाट और एम्पियर। तो ये एम्पियर उत्तर लिखा गया। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास आहार श्रृंखला, घास, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मानव, घास, मछली तथा बकरी। विद्यार्थी द्वारा ये भी उत्तर लिखा गया, घास, बकरी तथा मानव। तो ये 5 में से 5 अंक प्राप्त हुए। वस्तुनिष्ठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें। अगला देखते हैं क्या लिखा विद्यार्थी द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये मान के चलिए आप, ये केवल वीडियो ही नहीं, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं पूरी तरह से कक्षा 10वीं के। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ एक टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है, तो आप हैंड राइटिंग देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका देखिए, और कॉपी चेक हुई है वो किस तरह से चेक होती है इसको भी देखिए। तो एक साथ कई चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो ये वीडियो बेहद कीमती है, और इसको परीक्षा, न केवल 2019 की परीक्षा बल्कि 20-21 की परीक्षा और आगे भी कई परीक्षाओं के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि कक्षा 10वीं का जो विज्ञान विषय है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। केवल अंतर इतना है इस वर्ष की परीक्षा और उस परीक्षा में, इस वर्ष की परीक्षा में कुछ पाठ्यक्रम हटाया गया है, लेकिन संभवतः अगले वर्ष से आशा है जो ये परीक्षा के बाद जो अगला वर्ष आएगा मीन्स 2021-22 उसमें वो पाठ्यक्रम फिर से जुड़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो ऑलरेडी बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, कई वर्ष ये काम करेगा आपको देखने के लिए। तो इसकी लिंक को सुरक्षित रखें और जब भी मन करे इसको देखें और चेक करें। और नए विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं से 10वीं में आ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो अभिक्रियाएं आपको मालूम है कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा उत्सर्जन या अवशोषण के आधार पर 2 प्रकार की हुई अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है माने निकलती है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं हैं कहलाती। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। तो ये लिखा है बिल्कुल 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 18 समूह हैं। ठीक है, तो समूह या ग्रुप। तो ये रिक्त स्थान का प्रश्न था जिसका सही जवाब लिखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। सामान्य दृष्टि के बालक के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही जवाब लिखा। एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। तो ये जवाब विद्यार्थी द्वारा बिल्कुल सही लिखे गए, इतनी बढ़िया तैयारी थी इसलिए इनको 100 में से 100 अंक मिले हैं विज्ञान में। तो ये 5 अंक इन्हें मिले। आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में कॉलम आ और कॉलम बा। तो कॉलम आ में ये 5 बिंदु हैं, कॉलम बा में भी 5 से ज़्यादा बिंदु दिए और ऐसा फिर से हो सकता है। तो इसको मैच करना था कि सोडियम इसमें किससे मैच कर रहा है। तो सोडियम अतिक्रियाशील धातु है। तो आप देख सकते हैं ये लिखा अतिक्रियाशील धातु, क्योंकि आपको मैच कराना है सोडियम कहाँ हो रहा है, हमारे हाथ व कुत्ते के अग्रभाग, वोल्टामीटर, अतिक्रियाशील धातु, हार्मोन, द्रव धातु और वृक्क की संरचनात्मक इकाई। तो यहाँ सोडियम का मैच 2 जगह हो रहा है, अतिक्रियाशील धातु और द्रव धातु में। तो ये तो कन्फर्म है कि ये द्रव धातु नहीं है। तो द्रव धातु नहीं है तो क्या है? अतिक्रियाशील। तो आप भी जानते हैं कि सोडियम को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसकी परत पर जो हवा में नमी होती है उससे क्रिया करने लगता है वो, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। और यदि थोड़ा सा पानी या नमी ज़्यादा डाल दिया जाए तो उसमें आग भी लग जाती है और विस्फोट भी होता है। नेफ्रॉन किसी अंग का भाग है और ये अंग भाग है वृक्क की संरचनात्मक इकाई, इनको नेफ्रॉन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। समजात अंग, तो समजात अंग हमारे हाथ व कुत्ते के अग्रपाद, बिल्कुल ठीक है। जैसे जो कुत्ता होता है, कुत्ते के जो आगे के पैर हैं और हमारे हाथ, वो एक तरह से दोनों के समजात, दोनों एक ही तरह का लगभग कार्य करते हैं, दोनों समजात अंग हैं। बस हमारे हाथ थोड़े से ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा आधुनिक हैं और वो ज़्यादा उपयोगी है। विभवांतर का मापन, तो विभवांतर का मापन हम किस तरह से करते हैं? तो यहाँ विभवांतर के मापन के लिए एक यंत्र यहाँ नाम दिख रहा है वोल्टामीटर। तो इस तरह से ये दिख रहा है।
तो द्रव धातु आप देख पा रहे हैं कि द्रव धातु केवल आपको आपके ज्ञान को परख करने के लिए कि आप सही उत्तर दे पाते हैं। हो सकता है कोई विद्यार्थी सोडियम को द्रव धातु लगा दे, तो इसके लिए जान मिल के आपके ज्ञान को परखने के लिए कभी कभी कॉलम में कुछ प्रश्न बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये उत्तर उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे, और विद्यार्थी ने देखिए कितनी सुंदर हैंडराइटिंग में प्रश्न 3 का उत्तर आ और बा पूरे बिंदु लिखे और इन बिंदुओं को लिखकर यहाँ लिखा गया। यहाँ जो नंबर दिए थे परीक्षक जो कॉपी जांचने वाले ने, चेक करने वाले ने, वो अंक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यहाँ छिपा दिए हैं, लेकिन ये पूरे 5 में 5 अंक उसको प्राप्त हुए, क्योंकि 499 अंक प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य ये है कि वो 100% अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सही जवाब है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। हरित लवक या क्लोरोफिल, ये भी जवाब सही है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से गाइटर या घेंगा रोग होता है। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम। जीवधन अस्म अर्थात जीवों के अवशेषों से जो ईंधन बने हैं, तो कोयला और पेट्रोल जो हैं वो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। दर्पण का सूत्र लिखिए। विद्यार्थी द्वारा दर्पण का सूत्र लिखा गया 1/f = 1/f बराबर 1/b धन 1/u। और यहाँ देखिए आप एक शब्द के उत्तर में विद्यार्थी ने इसके अलावा भी लिखा कि f क्या है, v क्या है और u क्या है। ये तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया, इसलिए इसको पूरे 5 में से 5 अंक मिले। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि हम विज्ञान विषय की कॉपी को किस तरह से लिखें, कितनी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में हमको उत्तर लिखना चाहिए। तो ये प्रश्न 4 का उत्तर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, अब यहाँ से ये 2 अंक के प्रश्न शुरू हो गए, और सभी आंतरिक विकल्प सभी प्रश्नों में कोई एक उत्तर हल करना है। विकृति गंधिता को परिभाषित कीजिए, अथवा लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो विद्यार्थी द्वारा ये विकृति गंधिता को परिभाषित कीजिए, इसका उत्तर न लिखकर जो अथवा का था प्रश्न क्रमांक 5 का, उसको हल किया गया। तो आप इसका उत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर अथवा। अथवा के साथ साथ क्या लिखा गया? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका 2 अंक का उत्तर लिखना था, तो बहुत अच्छा उत्तर लिखा। कितना साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप देख लें, और आप भी प्रयास करें कि भविष्य में इसी प्रकार से अच्छे उत्तर लिखें, तो आपको भी लगभग 100% अंक मिलेंगे। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पेंट करने से लोहे की सतह वायु और आर्द्रता अर्थात नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है, तो इससे लोहे पर क्या होता है? जंग नहीं लगती है। तो ये कितना बढ़िया शॉर्ट उत्तर लिखा गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप प्रयास करें कि आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। आपको विकृति गंधिता भी आनी चाहिए, और संभवतः विद्यार्थी को आती भी होगी, लेकिन उसको जो बेहतर प्रश्न लगा उसका उत्तर दिया उसने। तो ये उत्तर किस तरह से लिखा जाए, ये कॉपी है, इस कॉपी में उत्तर लिखा गया, इसको देख लें आप अच्छे से। आगे चलते हैं। संयोजकता को परिभाषित कीजिए, अथवा न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो यहाँ भी प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में विद्यार्थी ने अथवा का सहारा लिया, अथवा के प्रश्न को लिखा। प्रश्न 6 उत्तर अथवा। तो आप अपनी कॉपी में थोड़ी सी चीज यहाँ और सुधार सकते हैं। प्रश्न 6 का उत्तर अथवा के साथ साथ यहाँ ब्रैकेट में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, इस तरह से हेडिंग में भी लिख देते तो भी काम हो जाता। अथवा लिखा तो ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रश्न क्रमांक 6 का हमने अथवा वाला उत्तर लिखा है। तो विद्यार्थी ने स्पष्ट अंकित किया, जिससे परीक्षक जब कॉपी जांचते हैं, कॉपी चेक करने वाले जो कॉपी चेक करते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होती है। और ये अच्छे अंक प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका कि वो कॉपी में क्लियर लिखा रहता है, तो कॉपी चेक करने वाले तुरंत देख लेते हैं और अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना रहती है आपके। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखी गई हैं। यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं था। और नंबर 2, नोबल गैसों की खोज के उपरांत न्यूलैंड का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। तो ये दोनों बिंदु थे, और जिन्हें परीक्षक जो कॉपी जांचने वाले उन्होंने बिल्कुल सही माना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, परागण क्या है? अथवा द्विखंड बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ विद्यार्थी द्वारा ऊपर के प्रश्न का ही उत्तर लिखा गया। प्रश्न क्रमांक 7 उत्तर। तो आप चाहते तो यहाँ छोटा सा इन्वर्टेड कॉमा लिख देते परागण, तो उससे भी पूरा ध्यान चला जाता कि हमने जो 7 में लिखा है वो अथवा का नहीं लिखा, हमने परागण का लिखा। तो आप भी चाहें तो यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे थोड़ा सा हिंट, परागण केवल यहाँ
ब्रैकेट में परागण या इन्वर्टेड कॉमा में परागण। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर परागण का लिखा गया। तो परागण में क्या है, पराग कणों का पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। तो ये 2 अंक का था, उसको स्वाभाविक बढ़िया उत्तर लिखा तो 2 अंक दिए गए जो बिल्कुल उचित हैं। आगे देखते हैं जीवाश्म क्या है अथवा समजात अंग को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ विद्यार्थी द्वारा जीवाश्म का उत्तर लिखा। प्रश्न क्रमांक 8 का जीवाश्म प्राचीन कालीन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों एवं जलीय पौधों के मृत अवशेष जो चट्टानों में परिरक्षित होते गए जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म का संबंध जीवाश्म का संग्रह एवं आयु के अनुसार उनका अनुक्रम जैव विकास प्रक्रम के क्रम को दर्शाता है कि किस प्रकार जीवों का विकास धीरे धीरे हुआ। तो ये बिल्कुल बढ़िया उत्तर लिखा है 2 अंक का। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 अंक में भी जहां आवश्यकता हुई वहां ऐसा नहीं कि इतने पे भी छोड़ देते तब भी 2 अंक मिलते, लेकिन विद्यार्थी द्वारा थोड़ा सा कुछ बिंदुओं को और लिखा गया। इस बिंदु के आप उत्तर को देखें 3 और 3 6 लाइनों में लिखा गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत छोटा उत्तर लिखें, जब बात आपकी पूरी हो जाए तो आप अपना उत्तर वहाँ तक लिखें। और साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग आप देख पा रहे हैं, साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में बात लिखी गई। यदि इन लाइनों को भी लिखा जाता तो इतने लाइनों से भी उसको 2 अंक मिल जाते, लेकिन विद्यार्थी द्वारा कुछ बिंदुओं को और बढ़ा दिया गया जिससे उसकी संभावना 2 अंक प्राप्त करने की 100% हो गई। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए अथवा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थी द्वारा अथवा का उत्तर दिया गया और यहाँ लिखा नहीं गया प्रश्न 9 का उत्तर। तो आप ठीक है, परीक्षक ने काफी जांचने वाले ने अच्छे से देख लिया। तो यहाँ भी प्रश्न 9 का उत्तर ब्रैकेट में क्या अथवा या अवतल दर्पण इतना लिख देते अवतल दर्पण, तो हिंट हो जाता कि ये हमने प्रश्न 9 का जो उत्तर है वो अथवा में अवतल दर्पण से संबंधित लिख रहे हैं। तो प्रश्न 9 का उत्तर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करके क्या लिखा गया। मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कुछ किरणें आपतित होती हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, इसे एक्स कहता है। तो ये जो है इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया परिभाषा लिखी गई और आपको ये कॉपी हम अपने ब्लॉग पर उपलब्ध कराएंगे। वहाँ से ये ऑल ई बोर्ड नाम से एक ब्लॉग है और वहाँ भी हम इस कॉपी को उपलब्ध करा रहे हैं। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, अपने पास सुरक्षित रख लें इस कॉपी के उत्तरों को। और ये कॉपी के लिए आपको 2019 का जो मुख्य बोर्ड का मुख्य प्रश्न पत्र है उसकी आपको आवश्यकता होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम आपको सभी शैक्षणिक सामग्री सभी प्रकार की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराएं। और एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये ऑल ई बोर्ड की जगह alleboards.blogspot.com ब्लॉग पर भी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखी अथवा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपने यहाँ देख ली। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए अथवा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये 3 अंक का प्रश्न है और विद्यार्थी द्वारा ये ऊपर का प्रश्न जो था वो बेहद सरल था, लेकिन आपको जो याद हो, जो ज़्यादा बेहतर याद हो उसका उत्तर लिखा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक जिसमें ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक एक उदाहरण लिखना था तो, लेकिन विद्यार्थी द्वारा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखा गया। यहाँ बढ़िया लिखा। प्रश्न 10 का उत्तर अथवा, तो अथवा से संबंधित उत्तर था। विस्थापन अभिक्रिया को बताया गया है जब कोई तत्व अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है किसी अन्य तत्व यानी कम क्रियाशील को उसके यौगिक के जलीय विलयन से पृथक कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक धन FeSO4, तो जिंक प्लस FeSO4 एरो के आगे ZnSO4 प्लस Fe। यहाँ देखें आप जिंक ने Fe का स्थान ले लिया, तो जिंक कैसा है, ज़्यादा क्रियाशील है इसकी तुलना में Fe की। तो Zn प्लस Fe, तो जिंक ने Fe को रिप्लेस करके स्थान ले लिया। इसे क्या कह रहे हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का, ये बढ़िया परिभाषा लिखी है। आप चाहें तो इसी तरह की परिभाषाएं जो हैं इनको याद कर सकते हैं, इस वीडियो से भी नोट कर सकते हैं और इनको याद कर लें, बेहद सरल हैं। और 2019 का प्रश्न पत्र वैसे भी
इस वर्ष की कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप 2019 के प्रश्न पत्रों से कक्षा 10वीं के सभी विषयों की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 50% तक 60% तक संभावना है कि 2019 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिपीटेशन 2021 में हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा हिस्सा था विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये प्रश्न क्रमांक 7 पर उत्तर लिखा गया था। किन्हीं दो यौगिकों के परमाणुओं के बीच आयनों या आयनों के समूह का आदान प्रदान होता है तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण BaCl2 + Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, एरो के आगे BaSO4 एक्वा सॉल्यूशन + 2NaCl। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा गया। 3 अंक का था, 2 हिस्से थे, विस्थापन और द्विविस्थापन, दोनों ही उत्तर ये लिखे गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 प्रश्न क्रमांक 16 पर सोल्व किया गया। 3 अंक का ये प्रश्न था, ये इस तरह का बनाया गया। इस विद्यार्थी को लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये चित्र बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए अथवा फ्लेमिंग का वाम हस्त अर्थात बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का ये उत्तर लिखा गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण। तो ये उत्तर में ये थोड़ा सा डायग्राम बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। सार्थक प्रबलता वाले क्षेत्र से ये क्षेत्र रेखाएं पास पास एवं कम प्रबलता वाले क्षेत्र में ये दूर दूर होती हैं। तो इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न का उत्तर लिखा गया जिसमें पूर्ण अंक प्राप्त हुए। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए अथवा विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्युत मोटर का ये नामांकित चित्र विद्यार्थी द्वारा बनाया गया और इसमें इसको लगभग 70% अंक प्राप्त हुए। नामांकित चित्र विद्यार्थी द्वारा पेंसिल की सहायता से इसमें बनाया गया। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर जो 3 अंक का था। चलिए आगे देखते हैं। सोलर कुकर के उपयोग के लाभ लिखिए अथवा ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 ये 3 अंक का था और कोई 3 थे और विद्यार्थी द्वारा 3 की जगह पर खूब 5 लिख दिए गए हैं। आदर्श ऊर्जा के स्रोत के गुण जबकि 3 ही पूछे थे तब भी विद्यार्थी द्वारा 5 लिखे गए, तो स्वाभाविक है 3 अंक जो 3 हैं वो 3 अंक उसको मिलेंगे। ऊर्जा के आदर्श स्रोत क्या हैं? आदर्श स्रोत के गुण, उच्च ऊष्मीय मान, उचित दहन ताप एवं दहन की संतुलित दर होनी चाहिए, प्रति एकांक आयतन प्रति एकांश क्षेत्रफल अधिक कार्य करे, अज्वलनशील पदार्थों की कमी एवं दहन के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ अनुपस्थित रहें, सस्ता भंडारण और परिवहन में आसान, सरलता से सुलभ हो सके, नवीनीकरण हो, पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। तो ये आदर्श ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं ये लिखे गए। वो चाहता 3 लिख सकता था तो 3 से भी 3 अंक मिल सकते थे। यहाँ भी 3 ही पूछे गए, यहाँ 3 नहीं लिखा गया लेकिन 3 अंक का है तो 3 लिखने से भी काम चल सकता था। तो विद्यार्थी द्वारा 5 लिखे गए जो कि बहुत अच्छा उत्तर लिखा उसने, तो उसको पूरे अंक मिले। आप भी इसी प्रकार से उत्तरों को आप बिल्कुल देख लें, समझ लें कि हमको वार्षिक परीक्षा में किस तरह से उत्तर लिखने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की बात करते हैं। उदासीनीकरण क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और दूसरा था इसमें निम्न के रासायनिक सूत्र लिखो। तो ये ध्यान रखो, ये 15A एक अलग प्रश्न है और 15B में ये दो उत्तर हैं। तो 1, 2 और 3 के उत्तर लिखोगे तब आपको 5 अंक मिलेंगे। अथवा में था धोने का सोडा में बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखो। तो हमको ध्यान रखना कि धोने के सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के 2 लिखना था, यहाँ 2 इसके 2 इसके। और इस प्रश्न में आपको एक ये लिखना है अभिक्रिया उदाहरण सहित, और विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस। विद्यार्थी द्वारा इस प्रथम प्रश्न का ही जवाब लिखा गया, 4 अंक का था। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं एवं लवण और जल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये 2 रासायनिक समीकरण लिखे हैं। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं और इसका सूत्र CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
तो इसका सूत्र CSO4 इंटू 1/2H2O, हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये सूत्र लिख दिया गया विद्यार्थी द्वारा। इसको 4 अंक का प्रश्न था, इसको 4 अंक मिले हैं। अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा निम्नलिखित की संरचना बनाइए, CH4 और CO2, और निम्न की संरचनाएं चित्रित कीजिए, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। तो ये थोड़ा सा प्रश्न आपको दबा हुआ सा दिख रहा होगा। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। CH4 और CO2 का आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना था, संरचना बनानी थी, और निम्न की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो ये दोनों विद्यार्थी के लिए प्रश्न आया था 2019 के प्रश्न पत्र में। एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। अथवा में आया था साबुन एवं अपवार्जक में कोई दो अंतर लिखिए और बा समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आप देखिए कि विद्यार्थी द्वारा सबसे पहले इस प्रश्न 16 के जो अथवा का था उसका उत्तर लिखा गया, उसके बाद उसको क्रॉस कर दिया गया, अर्थात उसको लगा कि संभवतः हमें कोई दूसरा प्रश्न हल करना चाहिए। ये टॉपर्स की कॉपी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रश्न को लिखते हैं, बाद में हमको लगता है कि हमको मज़ा नहीं आ रहा, समजातीय श्रेणी की परिभाषा नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हमारे अंक चले जाएंगे। तो हमें हमेशा ऐसे पोर्शन को चुनना चाहिए जिसमें हमको ज़्यादा अंक आने की उम्मीद हो। तो कौन सा प्रश्न हल किया गया, आगे देखते हैं। तो ये प्रश्न 16 में फिर विद्यार्थी द्वारा आप देख पा रहे हैं कि ये इन उत्तरों को क्रॉस करके इनको ही लिखा गया दोबारा से। प्रश्न 16 CH4 का ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, संरचना सूत्र बनाया गया है इसका। तो ये CH4 और CO2 की संरचना में, CH4 की संरचना आपने देखी। आगे विद्यार्थी द्वारा CO2 की संरचना बनाई गई। तो CO2 में ये कार्बन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में भी, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेंट पूरा करने के लिए इस तरह से ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, और सहसंयोजक बंध के द्वारा CO2 का जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना वो बनी है। ये एथेनोइक अम्ल की संरचना CH3COO है, उसको बनाकर विद्यार्थी द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया। आगे देखते हैं क्या बनाया गया, ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन C5H11Br। ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर को, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना नीचे बनी है, ये भी बेहतर है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ये भी सरल है। इसमें बॉन्डों के दोनों तरफ एक एक डॉट बना के आप बना सकते हैं इसको। तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 17 था, मानव सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये 4 अंक का था। अथवा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो ये प्रश्न आया था, और इसके उत्तर को किस तरह से विद्यार्थी द्वारा लिखा गया इसको देखें। तो ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सर्वप्रथम ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में विभक्त होकर 3 अणु पाइरूवेट देता है। पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथेनॉल में परिवर्तित हो सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह CO2 जल ऊर्जा में विभक्त होता है, क्योंकि यह शोषण O2 की उपस्थिति में होता है, तो इसे वायवीय शोषण कहते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। O2 की अनुपस्थिति में एथेनॉल CO2 में टूटता है। यह क्रिया किण्वन के समय ईस्ट में होती है। यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। कभी कभी यह O2 की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखे गए, इस प्रश्न से संबंधित यहाँ अंक दिए गए सही करके, तो अंकों को छिपा दिया गया है। वास्तव में बिल्कुल सही उत्तर है, और इसमें पूरे अंक विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 4 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए, अथवा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो प्रश्न है ये 2020-21 के लिए हटा दिया गया, लेकिन 21-22 में ये प्रश्न फिर से उपयोगी हो जाएगा। इस वर्ष की परीक्षा में ये पादप हार्मोन्स का जो चैप्टर है आपका वो हटाया गया है, उससे ये प्रश्न है। लेकिन यहाँ आपको देखना है कि कॉपी कैसे लिखी जा रही है और प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो ये 4 अंक का जो प्रश्न है 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो इसको कैसे लिखा, पादप हार्मोन्स के कार्य विद्यार्थी द्वारा लिखे गए हैं। तो नंबर 1 साइटोकाइनोन जो हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, एब्सिक्सिक एसिड जो हार्मोन है। तो ये कुछ हार्मोन और इनके 2-2 कार्य विद्यार्थी द्वारा 2-2, 3-3 कार्य लिखे गए। साइटोकाइनोन के कार्य लिखे गए। यहाँ सबसे पहला जो लिखा गया वो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन के कार्य लिखे गए।
बीजों का अंकुरण कर सकता है, चौड़ी कर सकता है। ये कुछ बिंदु लिखे गए जिसको कहीं कहीं गोले भी लगाए हैं जो जांचने वाले ने, जो उसको संभवतः ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसको। साइटोकाइनिन के ये कार्य हैं, ऑक्सिन के कार्य हैं, एब्सिसिक अम्ल के कार्य लिखे गए हैं। ठीक है, तो दो कार्य लिखे गए हैं। 4 अंक के प्रश्न का उत्तर। अगला था प्रश्न 19, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग में होने वाले अवयवों के ऋण चिन्ह बनाइए। तो कौन कौन से के बनाने थे? विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टामीटर। तो विद्युत सेल का इस तरह से बनाया गया, तार संधि का बनाया गया, विद्युत बल्ब का बना, वोल्टामीटर का। ये केवल ऋण चिन्ह बनाने थे। अथवा में क्या प्रश्न था? ओम का नियम और विद्युत धारा की परिभाषा में इसके एसआई मात्रक। तो विद्यार्थी द्वारा ये प्रथम प्रश्न, इसका उत्तर लिखा गया है और ये 4 अंक का था, जिसमें उसको लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। परिभाषित कीजिए किसको? अयस्क को और गंग या गांज को। 2 नंबर का था ये। और दूसरा प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ 20 में ही, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और धातुओं में भेद कीजिए कोई 3। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं। और अथवा में जो प्रश्न था, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताइए और कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? वो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्यों? तो ये एक प्रश्न था 20 नंबर का और इसमें विद्यार्थी द्वारा जो उत्तर लिखा गया वो लिखा गया कि अयस्क क्या है? तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु पर्याप्त मात्रा में मिली होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। गांज अशुद्धियों को कहते हैं गांज या गैंग। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, इन्हें गैंग कहते हैं। अब धातु और धातु में रासायनिक अंतर, आ के साथ ये बा प्रश्न है। धातु और धातु में रासायनिक अंतर ये लिखा गया। ध्यान रखना, भौतिक और रासायनिक 2 अंतर होते हैं, जिसमें रासायनिक अंतर वर्ष 2019 की परीक्षा में कक्षा 10वीं के विज्ञान में पूछा गया। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अथवा अमीबा में द्वि विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमवार चित्र बनाइए और कायिक प्रवर्धन क्या है? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न क्रमांक 21 जो 5 अंक का था, इसके अथवा के प्रश्न में अमीबा में द्वि विखंडन को सचित्र समझाने का प्रयास किया गया। इसको सही माना परीक्षक ने। और कायिक प्रवर्धन जो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न था, क्या होता? कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती है। यह क्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कलम रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। इस विधि में उत्पन्न पौधों में फल एवं बीज शीघ्र लगते हैं। उदाहरण अंगूर, अनार, केला आदि। कायिक प्रवर्धन और इसके उदाहरण को बढ़िया स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन किया। निश्चित तौर पर पूर्ण अंक उसको प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। 5 अंक था और इसके साथ साथ उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी है। यह किस प्रकार का लेंस है? अथवा में प्रश्न था, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। अथवा अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो इसमें से ये परावर्तन के नियम का उत्तर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया। तो परावर्तन के 2 नियम लिखे गए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतितकरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम और साथ में उसमें जो न्यूमेरिकल दिया था, उस न्यूमेरिकल को, अंक के प्रश्न को आप देखिए कितने साफ सुथरे तरीके से हल करने का यहाँ प्रयास किया गया। जो उत्तर आया उस उत्तर को सही माना गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरी कॉपी को बहुत अच्छे से देखा होगा। तो ये न केवल कॉपी है बल्कि 2019 का इसमें प्रश्न पत्र भी छुपा है। कैसे इसमें राइटिंग, अच्छी राइटिंग में प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, इसको आप देखें। आप हमारे ब्लॉग को हिंदी में आप फॉलो अक्सर करते हैं, alleboard.blogspot.com। इसमें हिंदी में लगभग सारा मटेरियल इस ब्लॉग पर हमने आपकी PDF कॉपी में उपलब्ध करा दिया गया है। और हमने प्रयास करके अब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी एक नया ब्लॉग बनाया, ऑल ई बोर्ड्स। यहाँ बोर्ड है, यहाँ एस जुड़ा हुआ है, केवल ऑल ई बोर्ड। यहाँ ध्यान रखो, इसमें www की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस तरह से फेसबुक में www लगा है, यहाँ आप अंतर देखें, यहाँ https के बाद सीधे वेब एड्रेस डाला जाता है। तो ये देखिए, ये दोनों में वेब एड्रेस है, इसके बाद www लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको देख लें, या आप सीधे ही गूगल में सर्च करेंगे तो ये ब्लॉग मिल जाएगा। यहाँ सारा स्टडी मटेरियल, उपयोगी सामग्री कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की है। और ये कॉपी आपको, या बहुत सारी सभी विषयों की जो 2019 की इम्पोर्टेंट कॉपियाँ हैं वो आपको इस ब्लॉग पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप डाउनलोड करें, पढ़ें और अपनी तैयारी से श्रेष्ठ अंक हासिल करें। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।